पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि आइंस्टीन साहब ने बताया कि लाइट जो होते हैं क्वांटाइज होते, ये छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल से मिलकर के बने। सबसे छोटा एनर्जी पार्टिकल का नाम है फोटॉन। यह फोटॉन को आप फ्रैक्शन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। अब ये फोटॉन की जो एनर्जी है वो लाइट के इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा कि फ्रीक्वेंसी पर? फ्रीक्वेंसी पर। चमक से कोई लेना देना नहीं है, एकदम चमक से कोई लेना देना नहीं है। लो इंटेंसिटी वाले लाइट में भी हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो उसकी फोटॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन इमिशन माने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। किसी धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने की घटना। इसके अंदर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए जो भी हम तरीका अपनाएंगे उस तरीका पर आज हम लोग विचार करेंगे। किसी धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। या किसी के धातु के सतह, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। यानी है क्या? इलेक्ट्रॉन को बाहर आना। बाहर कहाँ आना? एकदम बाहर। यहां से अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर फेंका जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन अंदर है, ये सारा इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उस सरफेस पर आकर चलेंगे। कहाँ रहेंगे? सरफेस पर आ जाएंगे। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? सरफेस पर। इसी का नाम पड़ेगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इसी का नाम पड़ जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो हमने बहुत शॉर्ट डेफिनेशन तैयार किया। इलेक्ट्रॉन को बाहर आना। कहाँ पर? सतह पर। और सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? मेटलवा में, वही ना। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होते हैं? मेटल में। मेटल में बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए क्या क्या अपना सकते हैं आप तरीका? तो पहला तरीका है हीट। कौन सा तरीका है? मेटल को आप गर्म कीजिए, बहुत ज्यादा गर्म कीजिए। गर्म कीजिएगा तो उसको हीट के रूप में मेटल को एनर्जी मिलेगा। और मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को पा करके और सरफेस पर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। अगर हीट के थ्रू इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आया है तो इसका नाम पड़ेगा ताप आयनिक उत्सर्जन। क्या नाम होगा? ताप आयनिक उत्सर्जन। तो यानी पहला का नाम होगा ताप आयनिक उत्सर्जन। ताप आयनिक उत्सर्जन। थर्मो आयनिक इमिशन। इंग्लिश इसको क्या बोलेंगे? थर्मो आयनिक इमिशन। थर्मो आयनिक इमिशन। मेटल का कोई प्लेट है, अब इस मेटल के प्लेट में इलेक्ट्रॉन अंदर है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, इसको आप हीट करने लगिए। क्या करिए? हीट कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन को हीट के रूप में एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलेगा तो यह बंधन को तोड़ करके बाहर आएगा, सरफेस पर आएगा। कहाँ आएगा? सरफेस पर। तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके किस पर आने शुरू कर देंगे? सरफेस पर आना प्रारंभ कर देंगे। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका नाम क्या पड़ेगा? थर्मो आयनिक इमिशन, ताप आयनिक उत्सर्जन। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन शॉर्टली, ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू हीटिंग ऑफ मेटल, हीटिंग ऑफ मेटल। धातु को गर्म करके आप हीट को क्या कर सकते हैं? धातु को गर्म करके इलेक्ट्रॉन को अंदर से सरफेस तक ला सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, दूसरा तरीका है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा? अगर मान लीजिए कि मेटल है और मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बाउंड्री लाइन में दिखाएंगे तो आप समझना कि अंदर का इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। समझौता है हम लोग के बीच में कि यहाँ दिखाएंगे तो अंदर का इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर दिखा देंगे तो सरफेस का इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा। अगर इसके चारों तरफ हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, क्या लगा दें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ले, ये लगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही इलेक्ट्रॉन एक फोर्स महसूस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो एक बल महसूस करता है। तो इलेक्ट्रॉनवा पर बल लगेगा। बल किस दिशा में लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बल लगा देता है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रॉन किधर फोर्स महसूस करेगा? ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर फोर्स महसूस करेगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाते रहे तो फोर्स का मान बढ़ता चला जाएगा। अब एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन खींच करके ऊपर चलाएगा, खींच करके ऊपर चलाएगा, तो इसका नाम पड़ेगा फील्ड इमिशन। क्या नाम पड़ेगा? यहाँ पर जो फोर्स लगा, इस फोर्स के प्रभाव से खींचा गया, अब अंदर से कहां पर चला आया? सरफेस पर। ये क्या नाम पड़ गया? फील्ड इमिशन। इसका नाम है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन। क्षेत्र उत्सर्जन। कौन सा उत्सर्जन? क्षेत्र उत्सर्जन। अच्छा, क्षेत्र उत्सर्जन किसे कहेंगे? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय अप्लाइंग या बाय अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके आप इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचो। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचो। इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा? क्षेत्र उत्सर्जन। क्या नाम होगा? क्षेत्र उत्सर्जन। ताप उत्सर्जन में मेटल को गर्म करो तो अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। क्षेत्र उत्सर्जन में इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के सरफेस पर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ऊपर आना शुरू कर देगा। तो हो गया ताप। कौन सा उत्सर्जन? क्षेत्र उत्सर्जन। यानी अब एक उत्सर्जन और है। एक उत्सर्जन ये है कि मेटल के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी वाला लाइट वेव डालो। फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी रहता है ये तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा रहेगा। अच्छा, जैसी हाई फ्रीक्वेंसी वाला लाइट इस मेटल के प्लेट पर पड़ेगा तो एकरा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी। कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? फोटोन एनर्जी। तो जब किसी मेटल प्लेट पर हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट वेव हम लोग डालते हैं तो मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को फोटोन के रूप में ऊर्जा मिलती है। अब ऊर्जा मिलती है और यह घूमने चली देती है किधर? सरफेस पर, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। इसका नाम होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या कहते हैं इसको? इसको नाम पड़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश पड़ा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो प्रकाश, इलेक्ट्रॉन माने विद्युत और बाहर आने माने उत्सर्जन। तो प्रकाश के आने से विद्युत वाला इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज बाहर आया तो इसका नाम पड़ गया कौन सा उत्सर्जन? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या नाम पड़ा? हाँ, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल। समझ पा रहे हो ना? कितने प्रकार का इमिशन हमने बता दिया?
तीन प्रकार का। एक का नाम क्या है? ताप आयनिक उत्सर्जन। एक का नाम क्या है? क्षेत्र उत्सर्जन। आयनिक नहीं, इसमें क्षेत्र उत्सर्जन। एक का नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन। तीन प्रकार से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे। आपको जिस चैप्टर के थ्रू पढ़ना है वही वाला ज्यादा पढ़ना है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, इसी घटना का नाम प्रकाश विद्युत प्रभाव भी है। इससे क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले लाइट आते हैं मेटल के प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, बाहर निकल करके गति करना शुरू हो जाता है। गति करता है तो करंट बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? करंट। इस संपूर्ण घटना का नाम पड़ता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या नाम पड़ता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। किसी मेटल पर हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट वेव का आना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, फिर इलेक्ट्रॉन का चलना, विद्युत धारा का बनना, ये जितना सारा घटना घटा, इस संपूर्ण घटना का नाम क्या पड़ गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या नाम पड़ गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखेगा? जब किसी धातु के प्लेट पर उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश तरंगें आपतित होती हैं तो धातु में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को फोटोन के रूप में ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा को पाकर इलेक्ट्रॉन सतह पर आता है और सतह पर आकर के मूवमेंट करता हुआ विद्युत धारा बनाता है। इतनी सारी घटना घटती है, तब जाकर नाम पड़ता है प्रकाश विद्युत। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव में कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? तो जो फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें फोटोनिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये भी आप बोल सकते हैं जो मैंने बोला। फोटोन की एनर्जी यानी लाइट एनर्जी को, लाइट के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्टिंग करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए इतना बता रहा तो पहले बताते हैं कौन है? वर्क फंक्शन, जिसको कहते हैं कार्य फलन। क्या कहते हैं? कार्य फलन। कार्य फलन क्या? तो ये भी एनर्जी है। कौन है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? तो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को केवल सरफेस तक लाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, उस कम से कम एनर्जी का मान ही क्या कहलाता है? कार्यफलन। इससे कम अगर एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आएगा ही नहीं। मेटल है और मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर लाना है। मेटल के अंदर से किसको बाहर लेकर आना है? इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर लेकर आना है। बाहर आएगा तो सरफेस पर आएगा तब ना करंट बनाएगा। सरफेस पर आ गया, चलेगा, तब जाकर के वो करंट क्या करेगा? शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन आएगा भी और बचा हुआ एनर्जी से वो चलेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के हमें 10 कैलोरी एनर्जी चाहिए था, ठीक है। अब हमने इस पर डाल दिया 30 कैलोरी, तो 10 कैलोरी से बाहर आया, 20 कैलोरी इसके पास बचा हुआ है। तो 20 कैलोरी एनर्जी का वो करेगा क्या? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा? माने उससे वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? गतिज ऊर्जा में उसे कन्वर्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से सतह पर लाने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? कार्य फलन। अब कार्य फलन को हम लोग फाइनोट द्वारा दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? फाइनोट द्वारा। कार्य फलन को फाइनोट द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए लिखे तो फटाफट कार्य फलन। कार्य फलन
वर्क फंक्शन। लिखिए, यह ऊर्जा का वह न्यूनतम मान होता है यह ऊर्जा का वह न्यूनतम मान होता है जिससे इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह पर आ जाते हैं, धात्विक सतह पर आ जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह पर आ जाते हैं। आ तो जाएगा, कार्यफलन से केवल एनर्जी, कार्यफलन का एनर्जी दोगे तो केवल सतह पर आ जाएगा, लेकिन चलेगा नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। कार्यफलन से भी ज्यादा एनर्जी देंगे ना तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और चलेगा। और इतना ही एनर्जी दिए कि खाली इलेक्ट्रॉन निकल गया, चलबे न किया, तो समझ जाओ कि जितना एनर्जी दिए वो केवल और केवल कार्यफलन का ही एनर्जी था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी कुछ नहीं था, उससे केवल इलेक्ट्रॉन निकल गया, चलेगा। तो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन को ले आना है, इसके लिए कितना एनर्जी चाहिए, कम से कम कितना चाहिए, उसका नाम क्या है, कार्य। एक लाइन इसमें अवॉइड कर लो, किंतु इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी पर गति नहीं करते, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी पर गति नहीं करते। अब इसे हम लोग सिंबल से क्या दिखाएंगे, फाइव नोट, क्या दिखाएंगे, फाइव। चित्र वगैरह इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट का नाम लिखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। सतह पर आज कौन सा सतह पर नहीं कुछ इस एनर्जी पर गति नहीं करते, बिल्कुल सही है, इतना एनर्जी पर गति नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन आ तो गया है, अरे ना कहते कि निकल तो जब 10 कैलोरी एनर्जी दिया है, निकल जाएंगे, क्योंकि 10 कैलोरी निकलने के लिए इसके लिए जरूरी था, निकल जाएंगे, लेकिन चलेंगे नहीं, ज्यादा दोगे तब जाके चलेंगे, इतना एनर्जी पे चलेगा नहीं। फोटोन कार्यफलन की एनर्जी पर केवल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मूवमेंट सरफेस पर नहीं करते, तो उतना ही एनर्जी दिया गया जिससे इलेक्ट्रॉन निकला, चला नहीं, इससे ज्यादा एनर्जी मिलता तब जाकर तो मूवमेंट करता, चलता। अभी केवल इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला। देखिए अगला कॉन्सेप्ट, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन साहब ने क्या बताया आइंस्टीन ने कि जब मेटल के ऊपर आप हाई फ्रीक्वेंसी के लाइट वेव डालिएगा, क्या डालिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट वेव डालिएगा मेटल के सरफेस के ऊपर, तो हाई फ्रीक्वेंसी के लाइट वेव आने का मतलब है कि फोटोन की एनर्जी आ रही है, किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को। इस फोटोन के एनर्जी को आप क्या बोल रहे हो, EPH, क्या बोल रहे हो, फोटोन के रूप में एनर्जी आया। इस एनर्जी का ये दो काम करेगा, एक काम करेगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, कितना एनर्जी खर्चा करके, 5 नॉट। अच्छा, बचा हुआ जो एनर्जी है उससे अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बना देगा, यानी जितना अधिक से अधिक जितना चलेगा वो किसकी वजह से चलेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी जो बच गया है
उससे चलेगा। तो जो बचा हुआ एनर्जी है उस एनर्जी का प्रयोग केमैक्स के रूप में करेगा। किसके रूप में? केमैक्स के रूप में। तो फोटोन की एनर्जी कितने टुकड़े में बट गए? 2 टुकड़े में। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बचे हुए एनर्जी को चलाने के लिए। किसको चलाने के लिए? इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए। अभी भी याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी की वजह से बाहर आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब जब यही फोटो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट बनेगा, उस करंट का नाम होगा फोटो करंट, यानी प्रकाश धारा, प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है ना? तो यह फोटोन एनर्जी कितने टुकड़े में विभक्त हो गया? फाइनोट में और के मैक्स में। एकदम सिंपल लॉजिक है इनका। तो ई फोटोन जो होता है वो कितने हिस्से में बंटता है? फाइनोट प्लस के मैक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आप सूत्र देख रहे हैं, जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इसी इक्वेशन को तो हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। अब इसमें देखो, जिसका कार्य फलन कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? अब मान लो कि हम फोटोन के एनर्जी के रूप में 100 कैलोरी एनर्जी दिए। मान ली एक मेटल था, इस मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन निकलने का शर्त था 10 कैलोरी एनर्जी मिलेगा तब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक दूसरा मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए शर्त है कि 20 कैलोरी मिलेगा तब जाकर के निकलेगा। हर मेटल का अलग अलग कार्यफलन की ऊर्जा होती है। हर मेटल के लिए अलग अलग कार्यफलन की क्या होती है? ऊर्जा। तांबा का कार्यफलन एनर्जी कुछ और होता है, लोहा का कार्यफलन एनर्जी कुछ और होता है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे हर मेटल में इलेक्ट्रॉन निकालने का एक शर्त लगा के रखा है कि इलेक्ट्रॉन हमरा में से तब निकाल सके जब इतना एनर्जी हमरा में देगा। तो एक कह रहा है कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए तुमको 10 कैलोरी एनर्जी देना पड़ेगा, एक कह रहा है कि 20 कैलोरी, महंगाई है। अब फोटोन की एनर्जी इस पर हम डालें, फोटोन की एनर्जी इस पर डालें, 10 कैलोरी लिया तो अभी 90 कैलोरी बचा लिया। इसके पास बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बताने वाला था। तो जो बचा है इसमें ज्यादा ना बचा हुआ है, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अब इसने 20 कैलोरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्चा कर लिया, तो इसके लिए कितना एनर्जी बचा जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट? 80। यानी किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? जिसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी कम है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो हम लोग ऐसे ही सेल वगैरह जब बनाते हैं तो देख लेते हैं कि कौन सा मेटल का प्रयोग करना सही है। तो कौन सा मेटल का प्रयोग करना सही है? जिस मेटल के लिए कार्यफलन ऊर्जा कम है उस मेटल का प्रयोग करिए, तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पर निकल भी जाएगा और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचा के रखेगा। और ज्यादा एनर्जी बचा के रखेगा तो सारा का सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब जितना बना सकता था बना लेगा। ठीक है ना? तो जिसकी कार्यफलन एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे उससे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो ये करंट ज्यादा हैवियर प्रोड्यूस कर देगा। इलेक्ट्रॉन जितना फास्ट मूव करेगा उतना ही करंट को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो उन्होंने यही बात कहा था कि जब किसी मेटल के ऊपर आप हाई फ्रीक्वेंसी वाले लाइट वेव को डालते हैं तो इससे मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को फोटोन के रूप में एनर्जी प्राप्त होती है। यह एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खत्म हो जाती है, बची हुई एनर्जी का हिस्सा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करती है। और उसी बात को हमने मैथमेटिकली ऐसे शो कर दिया। अब इसको हम अपने तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या? बोलिए, कल बताए थे H न्यू। इसके लिए H न्यू। अच्छा, इसके लिए तो फाइनोट। अभी तो कुछ हम नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम फार्मूला 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए। ऐसा तो लिखना चाहिए 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन ये v मैक्स लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होगा। तो इस रूप में कन्वर्ट करेगा। इफ
इसको आप कुछ पल के लिए समीकरण फर्स्ट मान लो, लैंग्वेज में आसानी हो। इफ Vmax 0, ये क्या हो गया भाई, माने इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन चला नहीं, इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन चला नहीं, तो एनर्जी के कौन से हिस्से को डिफाइन करेगा? इलेक्ट्रॉन निकले लेकिन चले ना, तो कौन से एनर्जी को डिफाइन कर देगा? कार्यफलन को। किसको डिफाइन कर देगा? कार्यफलन को। कार्यफलन में इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन चलेगा नहीं, इतना ही एनर्जी मिलेगा कि खाली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, चलेला पर लगन पैसे ना रहेगा, एनर्जी ना रहेगा। तो यहां पर हमने Vmax को 0 कर दिया। क्या कर दिया? Vmax को 0। और जैसे Vmax को 0 किया तो आपको लगेगा कि hν बराबर फाइ नॉट। क्या हो गया? फाइ नॉट। ये वाला तो 0 हो गया टर्म, तो hν बराबर कितना निकलेंगे? फाइ नॉट। अच्छा, यहाँ फाइ नॉट लिखोगे ना, तो फाइ नॉट के रिस्पेक्ट में यहाँ न्यू नॉट लिख लेना। क्या लिख लेना? न्यू नॉट। अच्छा, न्यू और न्यू नॉट में क्या फर्क होगा? तो न्यू नॉट एक विशेष आवृत्ति है, इस आवृत्ति का नाम देहली आवृत्ति है। कौन सी आवृत्ति है? देहली आवृत्ति। इस आवृत्ति पर अगर कोई लाइट वेव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को केवल निकाल सकता है, चला नहीं सकता। यानी देहली आवृत्ति के लाइट वेव इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, चलाते नहीं। देहली आवृत्ति क्या है? तो लाइट का वह फ्रीक्वेंसी जिससे केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, गति नहीं दिया जा सकता, उस आवृत्ति का नाम क्या होता है? न्यू नॉट। और न्यू नॉट का नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। इस आवृत्ति पर केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब बताइए, फाइ नॉट की जगह कितना पुट कर दे? hν, ये तो hν है। फाइ नॉट की जगह कितना पुट करें? hν0 और प्लस कितना? 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। ई वाला इधर लाके घटा दें, ई वाला इधर लिख देते हैं, अभी में से इधर घटा के इधर लिख देते हैं। 1/2 mv मैक्स स्क्वायर बराबर बोलिए hν माइनस hν0। अच्छा, 1/2 mv मैक्स स्क्वायर बराबर h कॉमन ले लो, अंदर कितना? न्यू माइनस। ये जो आप समीकरण देख रहे हैं, इसका भी नाम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये न्यू जो है वो आने वाले प्रकाश की तरंग की आवृत्ति है। कौन सी है? और न्यू नॉट है आने वाले ही प्रकाश की तरंग की आवृत्ति है, लेकिन वह आवृत्ति है जिससे इलेक्ट्रॉन केवल निकलता है, चलता नहीं। ये है कि निकल भी सकता है, चला भी सकता है, यानी इस आवृत्ति का मान ज्यादा होगा। जब भी आने वाले आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम पड़ेगा, ई वाला कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, तो इसका रिजल्ट तो नेगेटिव आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कारण स्पीड पर स्क्वायर है, मास तो नेगेटिव होता भी नहीं। अब स्पीड भी स्क्वायर फॉर्म में है, तो नेगेटिव रख भी दोगे तो स्क्वायर उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। यानी काइनेटिक एनर्जी किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं होती। अब अगर मान लो आने वाला फ्रीक्वेंसी देहली फ्रीक्वेंसी से कम है, मैंने एक ऐसा लाइट आया जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, हम बोल रहे थे कि 50 फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और डाल रहा है 40 फ्रीक्वेंसी वाला लाइट, तो इलेक्ट्रॉन निकलबो न करेगा, चलना तो बहुत दूर की बात है। तो आने वाले फ्रीक्वेंसी का लाइट, कौन से आने वाले लाइट? यानी आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं। आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होना चाहिए? देहली आवृत्ति से ज्यादा है, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और चलने की संभावना भी हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना? और हर मेटल के लिए यह शर्त अलग अलग हो सकता है।
या हर लाइट के लिए भी यह शर्त अलग अलग हो सकता है, हर मेटल के लिए। तांबा में देहली ऊर्जा कुछ और है, चांदी का देहली ऊर्जा कुछ और है, देहली ऊर्जा बोल रहे हैं। तांबा के लिए कार्यफलन एनर्जी कुछ और है, लोहा के लिए कुछ और है, एल्युमिनियम के लिए कुछ और है, सेमीकंडक्टर के लिए कुछ और है। सबका अलग अलग मेटल और अलग अलग शर्त कि इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी पर इस मेटल से बाहर निकले। अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है ना। और इसको याद भी करना नहीं है कि हम 10-12 को लिखवा देते हैं कि तांबा का इतना, सोना का इतना, चांदी का इतना, एल्युमिनियम का इतना, सिलिकॉन का इतना, जर्मन का इतना। ये लिखवाने वाला बात होता तो आपको लिखवाया जा सकता था। ये याद करने की जरूरत ही नहीं होती। बहुत सारे मेटल्स हैं हमारे नेचर में, अब कितने लोगों को हम याद रखेंगे। साइंस थोड़ा चाहता है कि स्मरण से ज़्यादा आप माइंड को यूज करना सीखो, रटने से ज्यादा ध्यान लगाना सीखो, सीखने के प्रयास करो, रटने के प्रयास ना करो। साइंस का अपना लॉजिक है। साइंस याद करने पर थोड़ा कम दबाव डालता है, सीखने और समझने पर ज्यादा दबाव डालता है, ठीक है ना। तो देहली आवृत्ति को डिफाइन कर दोगे, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन केवल धातु की सतह से बाहर आ सकते हैं, चल नहीं सकते। अच्छा, इससे भी कम आवृत्ति वाला लाइट वेव आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कोई घटना नहीं होगी। ना तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तो चलेगा, निकलेगा तब ना चलेगा, निकलवे नहीं करेगा तो चलेगा। कुरकुरा में नहीं तुरतुरा। अच्छा, इसमें एक सवाल पूछा जाता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखें या प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम लिखें, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा पहला नियम, इसमें कुछ 5 गो नियम आपको लिख देना। पहला नियम ये लिखना कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित होने वाले प्रकाश तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर देख रहे हो ना, महत्तम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। पहला नियम क्या लिखना है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश तरंग के आवृत्ति पर निर्भर करती है। कौन से प्रकाश तरंग के, आपतित प्रकाश तरंग की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। क्या इसकी चमक पर भी डिपेंड करती है, नहीं। दूसरा बात ये लिखना कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा चमक पर निर्भर नहीं। अच्छा, तीसरा बात ये लिखना कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पर आपतित फोटोनों की संख्या पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा फोटोन की संख्या टकराएगा, जितना ज्यादा फोटोन आएगा उतना ही ज्यादा एनर्जी लाएगा, और जितना ज्यादा एनर्जी लाएगा उतना ही ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेटल पर आपतित फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक फोटोन की संख्या पर अधिक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। 3 बात हो गया। चौथा बात ये लिखना कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन, कौन सा, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ये लिख बोल सकते हो, ये ज्यादा बेटर होगा। चौथा बात में बोल देना कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कि आपतित प्रकाश तरंग की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। क्या को बात हो गया, 4। 5वां बात क्या लिखना, प्रकाश तरंग के आपतन अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन दोनों एक ही साथ हो जाता है। मैंने कोई टाइम लैग नहीं है, कोई टाइम इंटरवल नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइट आया 2-3 सेकेंड तक रहा तब जाके इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसी कोई बात नहीं। आते ही निकल जाता है, नो टाइम लैग। कोई भी टाइम का इसमें इंतजार नहीं करना है, त्वरित होने वाली घटना है। घर में बोला सोलर चार्जर होगा, टॉर्च वाला, इमरजेंसी लाइट,
हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रखते हैं इमरजेंसी के लिए। जैसे धूपों में लाया जाएगा तैसे लाल बत्ती जलेगा, हटा दोगे बुझ जाएगा, फिर ले जाओगे जल जाएगा। मैंने देरी नहीं लगता है, देरी नहीं लगता है। लाइट वेव का आना अब इलेक्ट्रॉन का निकलना त्वरित होने वाली घटना है। मैंने इनके मध्य कोई समय का इंतजार नहीं होता। और समय अगर बहुत ज़्यादा आप डिटेलली खूब ऑब्जर्वेशन करोगे तो पता चलेगा कि टाइम बहुत कम 10 के पावर -8 सेकेंड, यानी 1 सेकंड का कितना टुकड़ा, लगभग 10 करोड़ बार तोड़ो, 1 सेकंड के 10 करोड़ बार तोड़ोगे उतना समय में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये समय कोई समय है थोड़ी ना, 1 सेकंड का जब औकात नहीं है तो 1 सेकंड के करोड़वा हिस्सा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन उस करोड़वे हिस्से का यानी 10 के पावर -8 सेकंड को 1 सेक कहा गया है विज्ञान की पद्धति में। क्या कहा गया है? 1 सेक। तो इलेक्ट्रॉन निकलना और फोटोन का आना, इलेक्ट्रॉन निकलना, फोटोन का आना, इलेक्ट्रॉन निकलना दोनों एक साथ होने वाली घटना है। पारापारी और टाइम इसमें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। याद हुआ क्या क्या बोले? पहला क्या बोले? बोल दो। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित फोटोन आपतित प्रकाश तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी समानुपाती होती है। निर्भर होती है मतलब हम क्या बोलेंगे? समानुपाती। अच्छा, फिर दूसरा बात क्या बोले? उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश तरंग की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा बात क्या बोले? उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पर प्रति सेकंड आने वाले फोटोन की संख्या के समानुपाती होता है, यानी ज्यादा फोटोन टकराएगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा। चौथा बात क्या बोले? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपतित होने वाले प्रकाश तरंग की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। देहली आवृत्ति फिक्स कौन करेगा? मेटल। मेटल का कार्यफलन कौन? कि कौन से मेटल के लिए देहली आवृत्ति कितनी होगी, ये फिक्स कौन करता है? डिसाइड कौन करता है? मेटल। मेटल का कार्यफलन, अलग अलग मेटल का कार्यफलन अलग अलग, तो अलग अलग शर्त हो गया कि एकरा में एनर्जी इतना से, एकरा में इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी पर निकलेगा। ऐसा कुछ कि तांबा में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 10 कैलोरी हम इलेक्ट्रॉन निकाले लगी खाली लेंगे। सोना वाला कह रहा है कि हम 20 कैलोरी लगो खाली इलेक्ट्रॉन निकाले लगे। तो सबके लिए अलग अलग शर्त है ना। तो देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पांचवा क्या बोला? पांचवा क्या बोला मैं? टाइम लैग नहीं होता। फोटोन के आपतन अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन दोनों एक ही समय में होने वाली घटना है। तो 5 पॉइंट है, अपने थ्रू अपनी भाषा में लिख करके आना, फिर तो हम लिखवाएंगे।